नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में जो पिछले हफ्ते की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं होती हैं उस पे एक प्रोफेसर साहब से कुछ समझने की कोशिश करते हैं और उनका व्यू जानने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर अभय, अभी दो प्रश्न एक साथ में इसलिए कर रहा हूं। राहुल गांधी एक किसी सोशल मीडिया का एक बड़ा चैनल है, उसके प्लेटफॉर्म पे गए थे शायद, और वहां पे दिल्ली में उन्होंने जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि कहाँ कैसी स्थिति है आपकी, तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम लोग डेफिनेटली जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना में प्रोबेबल हैं, हम स्थिति में हैं, और राजस्थान में उन्होंने कहा कि अभी हमें और आगे आना है। मैं दो चीजें इसलिए आपसे एक साथ प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या ये राहुल गांधी की साफगोई है या उनकी स्ट्रैटेजी थी टू मैसेज, एक तरह से मैसेज दिया उन्होंने सचिन पायलट और गहलोत साहब को? और दूसरा, जो अभी एक लाइन से सर्वे आ रहे हैं, जो कल परसों भी कुछ सर्वे आए, और उसमें हर जगह कांग्रेस को बेहतर स्थिति में बताया जा रहा है। ऐसे चैनल जो जनरली जिनको दिक्कत होती थी, मतलब विपक्ष के बारे में कुछ भी अच्छी बात कहते हुए, वो चैनल भी अब ये मानने लगे हैं कि नहीं, लड़ाई में कांग्रेस है। खास करके मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की मूल बात कर रहा हूं। तो पहले एक आपकी इस पे टिप्पणी ले लें। देखिए, जहां तक राहुल गांधी का कहना है, मैं ये मानता हूं कि वो अन्य राजनेताओं के मुकाबले थोड़े अलग अलग किस्म के नेता है। अगर कोई दूसरा नेता होता तो वो कहता है कि हम सब जगह जीत रहे हैं केवल, और जनता एक तरफा हमें वोट देने का फैसला कर चुकी है, केवल चुनाव परिणाम की घोषणा होनी बाकी है। और राहुल गांधी भी इस तरह की पहले गलतियां कर चुके हैं। जिस जमाने में वो यूपी के इंचार्ज हुआ करते थे, जब आपको याद है 2007 में जब मायावती को बहुमत प्राप्त हुआ था, तो राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार किया था, और इसी तरह के तमाम दावे किए थे कि कांग्रेस तो बड़े पैमाने पर अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन वो कांग्रेस का क्या हाल हुआ आप जानते ही हैं। तो राहुल गांधी ने बहुत सा सबक सीखा है, और वो इसीलिए अब वो साफ गोई के साथ बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक अलग तरह के नेता का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप है, जिसपे हम लोगों को खास निगाह रखनी चाहिए कि वो कब तक अपनी दूसरे नेताओं से भिन्नता कायम रख पाते हैं। क्योंकि राजनीति का प्रवाह ऐसा होता है जिसमें आदमी थोड़ी बहुत भिन्नता दिखाने के बाद में फिर सब लोग एक जैसे ही लगने लगते हैं। लेकिन राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको अलग तरीके से देखा जाए, और उन्होंने जो अपनी ही पार्टी के जीतने की संभावनाओं की समीक्षा की है, वो समीक्षा उनकी दुरुस्त है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खासे संकट में है, और उन्होंने जो बड़ी बड़ी तोपों को उतारा है, इसको कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़े अच्छी तरीके से कहा था कि तोपों को तमंचा बना दिया गया, तोपों को तमंचा बना दिया गया। और हालांकि उस प्रवक्ता का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई टीवी पे, लेकिन वो अपनी बात पे लगातार कायम रहा कि जो केंद्रीय मंत्रियों को, राष्ट्रीय महासचिव को, वरिष्ठ सांसदों को, इन सबको उतारा गया है विधानसभा की सीटों पर, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। आज इंडियन एक्सप्रेस में उन तमाम सीटों के बारे में विस्तार से एक खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि कहां कहां क्या हो रहा है। वहां के स्थानीय लोग और स्थानीय कार्यकर्ता कह रहे हैं ये अच्छा खासा मजाक बना दिया गया है। बिल्कुल जी। तो देखिए, भाजपा ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि भाई उन सीटों के ऊपर हम उम्मीदवार उतारें जो कांग्रेस के पास हैं, बड़े बड़े लोगों को उतारें, उनकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि उनको छीने, और अगल बगल की सीटों के ऊपर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़े उसका। लेकिन जैसा राजनीति तो अपनी मर्जी से चलती नहीं है, आप जैसा जैसा सोचते हैं वही गति राजनीति की नहीं होती है। जैसा कि स्वाभाविक ही था, और हम लोगों ने पहले से ये कहा भी था कि इसकी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की कतारों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो 5 साल से चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनके ऊपर जबरदस्त होगी और वो विद्रोह करेंगे। अब भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि भाई पार्टी में किसी का कद या पद नहीं चलता है, पार्टी में हर व्यक्ति कार्य करता है, जिसको जो कहा जाता है वो करता है। लेकिन मैं इस बात को केवल वहीं तक मानता हूं कि 2 चुनावों के बीच तो ये बात चलती है, लेकिन चुनाव की अवधि में ये बात नहीं चलती। तो मैंने उस प्रवक्ता से कहा कि भाई हिमाचल प्रदेश में भी तो कद बुत नहीं चलता था, लेकिन वहां तो बगावत की बहार आई हुई थी, और वो बहार इतनी जबरदस्त थी कि पार्टी की खिजा आ गई, पार्टी चुनावी हार गई। नरेंद्र मोदी तक ने बागियों से कहा कि आप छोड़ दीजिए, और वो इतने अनुशासन प्रिय थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की बात मानने से इनकार कर दिया।
तो मैं कहना ये चाहता हूं कि चुनाव के वक्त ये सब पार्टी निष्ठा, कार्यकर्ता, ये सब नहीं चलता है। चुनाव राजनीति का असली दांव है। अगर चुनाव में भी आप लोगों की परवाह नहीं करेंगे और ऊपर से आप टपकाएंगे उम्मीदवारों को, तो कुछ ना कुछ आपके खिलाफ विद्रोह वगैरह होगा ही। और उसको आजकल भाजपा का आला कमान उस विद्रोह को दबा नहीं पाता। एक जमाना था जब कभी दबा लेता होगा, अब बिल्कुल नहीं दबा पाता है। ना अमित शाह दबा पाते हैं, ना नरेंद्र मोदी दबा पाते हैं, और इससे तगड़ा कोई आला कमान हो नहीं सकता है किसी पार्टी के पास जो इनके पास है। तो ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बुरी तरीके से फंसी हुई है। कुछ लोग तो व्यंग से ये भी कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अकेले में माला जप रहे होंगे, कहीं उनको कहीं टिकट ना दे दिया जाए एमएलए का। जी जी हाँ, मतलब ये भी हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सांसद में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत आगे है, इतनी आगे है कि इसकी कोई मतलब भाजपा को उसकी पिछवाड़े की बत्ती भी नहीं दिखाई पड़ रही है, बैकलाइट भी नहीं दिखाई पड़ रही है। और राजस्थान में करारी टक्कर है। राजस्थान में कांग्रेस भी चुनाव जीत सकती है, भाजपा भी चुनाव जीत सकती है, लेकिन भाजपा थोड़े से कमजोर विकेट पे इसलिए है कि वसुंधरा राजे का फैक्टर की वजह से अभी तक आला कमान उस समस्या का हल नहीं तलाश कर पाया है। वहां पर वसुंधरा राजे का क्या करना है, उनका जो अनमनापन है और एक तरह से अंदर खाना है, वो मिली भी, कहा जाता है अंदर खाना है वो गहलोत से मिली भी हुई है। अगर ऐसी स्थिति है तो हो सकता है कि एन मौके पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल जाए। लेकिन वहां पर टक्कर है, जो जिसकी भी जीत और हार होगी बहुत ही मार्जिनल किस्म की जीत और हार होगी। जबकि कायदे से भारतीय जनता पार्टी को वहां भी काफी आगे होना चाहिए था। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना में मैं ये मानता हूं कि भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की पार्टी ही आगे है, चुनाव वही जीतेगी। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दूसरे और तीसरे नंबर की टक्कर है। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा, तीसरे नंबर पे कौन रहेगा? मुझे लगता है कांग्रेस दूसरे नंबर पे रहेगी और भाजपा तीसरे नंबर पे जा सकती है, क्योंकि के चंद्रशेखर राव ने पिछले 7-8 महीने में भाजपा के अंदर बड़ी तोड़फोड़ की है। तेलंगाना उसके तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को काफी तितर बितर उन्होंने कर दिया है। तो तेलंगाना में इस वक्त भाजपा उस स्थिति में नहीं है जितनी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान थी, जब उसने 4 सीटें वहां पे जीत ली थी। इसलिए मुझे लगता है कि इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं धूमिल लग रही हैं। जी, मैं प्रोफेसर साहब 2 चीजें, एक तो दर्शकों को बता दूं कि अभी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 1 एमएलए था उनका और 4 एमपी थे। मतलब ये एक अजीब सी स्थिति थी। खैर, आप जो बात कह रहे थे ना कि तमंचे वाली, एक मेरे साथी और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के उसमें माल खत्म हो गया है, दुकान में माल ही नहीं बचा है, तो जो भी होता है उसको झाड़ पोछ करके आगे बढ़ाया जा रहा है। नहीं, इसके दूसरा पार्टी सोचती है कि हम कई तरह के दांव मार रहे हैं। पार्टी वाले वो सोचते हैं कि हो सकता है कि इन लोगों का टिकट लोकसभा में वो काटना चाहते हो पहले। जी, वही मैं कहने वाला था कि वो काटना चाह रहे थे, तो विधानसभा के दंगल में उतार दो। हाँ, जीत जाओगे तो एमएलए नहीं, जीत जाओगे तो एमएलए रहो, हार जाओगे तो टिकट ही मांगने का मुंह नहीं है। हाँ। तो वो भी शायद है। एक चीज और, मैं एक चीज इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैंने पिछले सारे चुनाव में देखा कि ये जो सर्वे एजेंसीज हैं, जितनी भी, नाम किसी का क्या लेना, वो डेली टिकर, वीकली टिकर बहुत मतलब बिल्कुल पूरे दमखम से चलाती थी और हर आदमी आगे, आज वो डेली टिकर तक चलाती थी। इस बार खामोशी कुछ ज्यादा है। बीच बीच में एक 15-20 दिन में, 20 दिन में कभी कभी कोई कर रहा है, और उसमें ये दिखाना पड़ रहा है कि भाई विपक्ष की स्थिति मजबूत हो रही है बीजेपी के मुकाबले। मैं थोड़ा एक छोटा सा इस पे भी आपका वो चाहूंगा टिप्पणी कि अभी जो हाल में रवैया इस बार क्या है, सर्वे एजेंसियां धीरे धीरे करके समझ गई हैं कि राज्यों की राजनीति में भाजपा का दांव कमजोर रहता है। इसलिए वहां पर अगर वो भाजपा की तरफदारी करती हुई दिखाई पड़ेगी, वहां पे अगर कोई आंकड़ों की कलाबाजी खाएंगी, तो हो सकता है उन्हें मुंह की खानी पड़े। तो राज्यों की राजनीति में वो विपक्ष को थोड़ा बहुत उनकी पीठ ठोकने के लिए सर्वे एजेंसियां तैयार रहती हैं और अपने आंकड़ों का प्रबंधन इस तरीके से करती हैं कि लगे कि विपक्ष टक्कर में है या थोड़ा आगे ही है। इसको कहने में भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं होता। लेकिन इसी के साथ साथ वो हर बार इसको क्वालिफाई करती हैं। एक बात जरूर कहती हैं कि लोकसभा में हर जगह मोदी जी आगे, यानी जब विधानसभा के लिए भी सर्वेक्षण करती हैं और वहां पे अगर कांग्रेस के भाजपा के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है, तो फौरन वो एक सवाल पूछती हैं कि लोकसभा के बारे में आपका क्या ख्याल है।
तो फिर बताती है कि लोकसभा में तो मोदी जी की लोकप्रियता 65% है, लोकसभा में तो उनकी लोकप्रियता 70% है, विधानसभा में 55% कम है भाजपा, लेकिन लोकसभा में 65% ज्यादा है। तो वो इस तरीके से अपना पूरा संतुलन बना रही है ताकि वो भाजपा का जो एक खुशनुमा कहानी, एक हैप्पी नैरेटिव देने का जो शैली है, उस शैली में भी अपना योगदान करती रहे। तो वो एक तरह से लोकसभा के मैदान में वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को प्रबल बताती हैं और राज्यों के मैदान में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा कमजोर भी बता देने से उनको नहीं लगता कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। इस तरीके से वो पूरी भरपाई करती रहती है। ठीक, मैं एक चीज और प्रोफेसर आपसे समझना चाहूंगा। बीजेपी के बारे में कहा जाता है बहुत संगठित, बहुत सुव्यवस्थित, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सारा प्लान तैयार रहता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, मालूम नहीं क्या क्या। लेकिन पिछले 6 महीने से देखा गया कि बीजेपी के सारी प्लानिंग नी जर्क रिएक्शन है। तो पार्लियामेंट बुला लो, वन नेशन वो कर दो, वुमेन बिल कर दो, मतलब ये सब कुछ अजीब फायर फाइटिंग जैसा हो रहा है। मैं आपको क्या लग रहा है ये इस बैनर इन द वर्क, अंग्रेजी की जो कहावत है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कभी नहीं सोचा था वो हो गया है। आप देखिए जो नरेंद्र मोदी ने, जो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो लोकसभा में कहा था ना कि एक अकेला और बाकी सब पे भारी है, उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा। विपक्ष एकजुट हो जाने से उनकी अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज की काट कैसे करें, एक ऐसी काट जो प्रभावी हो और दीर्घकालीन हो। ये चीज अभी तक उनकी समझ में नहीं आई। इसके लिए वो बहुत तरह के काम कर रहे हैं। आप देखिए चेतन भगत हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी की बुद्धिजीवी हैं, उपन्यासकार हैं, मशहूर, सब अखबारों में लिखते हैं, बोलते भी हैं टीवी चैनलों पर। पिछली बार जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो एबीपी चैनल पे वो मेरे साथ एक एक्सपर्ट वक्ता के तौर पे भी, एक्सपर्ट कमेंट करने वाले के तौर पे भी बुलाए गए थे और अच्छी खासी हिंदी में हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। उनकी हिंदी भी उस लिहाज से काफी अच्छी है चेतन भगत की। आज उन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा है एडिट पेज पे, और उन्होंने शॉर्ट एनालिसिस किया है कि इंडिया वर्सेस एनडीए का क्या होगा। तो वो भी ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी भयानक एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है कि लोग परिवर्तन करने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन 10 साल में जो स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है उसकी ब्रीज जरूर है। सुनिए, वो कह रहे हैं उसकी ब्रीज जरूर है, और वो उस ब्रीज की वजह से 5-10% वोटों का फर्क पड़ सकता है, और उसकी वजह से INDIA गठजोड़ जो है वो 80-90 सीटें कम कर सकता है भाजपा। देखिए, सारे के सारे बुद्धिजीवी प्रो मोदी, प्रो भाजपा हैं, कुछ निर्लजता पूर्वक हैं और कुछ सफाई के साथ में घुमा फिरा के अपनी बात बोलते हैं। लेकिन चेतन भगत और दूसरे कुछ दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी पिछले अरसे से लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि जो कट्टर और उग्र बहुसंख्यकवाद है ये दरअसल हिंदू समाज को नाराज कर देगा, भाजपा के खिलाफ कर देगा, क्योंकि हिंदू लोग जो हैं वो अपने धर्म पर गर्व तो करते हैं, लेकिन वो कट्टरपंथी किस्म के नहीं है, तो अत्याचारी और उत्पीड़क किस्म के नहीं है। इसलिए ये जो हो रहा है उग्र हिंदूवाद, ये ठीक नहीं है। तो अब इन लोगों को लगने लगा है कि जो विपक्ष की एकता है उसने बहुत सारे बॉक्स टिक कर दिए हैं, और अगर इसी तरीके से वो डटी रही और टूटी नहीं तो वो भाजपा की 80-90 सीटें कम कर सकती है। भाई 80 सीट कम होने का मतलब क्या हुआ? 80 सीट कम होने का मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 272 से कम 40-45 सीटें नीचे आ जाएगी, 220, 200, 225 के आसपास, 200 के आसपास आ जाएगी। यानी अगर कोई और पार्टी 225 पे नहीं हुई तो भाजपा को ही पहला मौका मिलेगा सरकार बनाने का, क्योंकि बहुत बड़ा दल होगी है। लेकिन भाजपा का अब एनडीए का जो किरदार कैसा है, जरा इस पे आप निगाह डालिए। एनडीए में तो पार्टियां हैं ही नहीं जी। एनडीए में तो ऐसी पार्टी भी नहीं है जो कोई 10 MP जिता के, 5 MP जिता के ले आए। भाई 2 टूटी हुई पार्टियां हैं, एनसीपी का टूटा हुआ हिस्सा है और शिवसेना का टूटा हुआ हिस्सा है। बाकी सारी रामविलास जी की भी पार्टी का एक टूटा हुआ हिस्सा, अलग अलग 2 हिस्सों में। अपना दल का भी टूटा हुआ हिस्सा उनके पास है। तो मैं ही कह रहा हूं कि बाकी सब पार्टियां तो 1 और आधे MP की हैं। तो भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा, भाजपा के लिए मुश्किल होगा कम से कम 50 लोकसभा की सीटों की जुगाड़ करना, बहुमत खाने के लिए। विश्वास मत पास करना भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा।
तो ये स्थिति हो जाएगी भाजपा की। भाजपा के लिए जरूरी ये है कि वो 100% 272 या उससे ऊपर की सीटें लाए, या अगर कम हो तो उसकी 5-7 सीटें ही कम हो। तो ये बड़ी भारी चुनौती है जी। और मैं प्रोसाहब दर्शकों को बता दूं, इस समय एनडीए के 334 कुल एमपीज हैं, जिसमें से 301 बीजेपी के हैं और 9 एमपी ऐसे हैं, मतलब 9 पार्टीज ऐसी हैं जिनके एक एमपी हैं, और ये सब नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। जो भी सत्ता बनाएगा ये उसके साथ जाएंगी, ये कोई आपको अलग से नहीं रहती है। मैं इसी में एक चीज और पूछ रहा हूं, बीजेपी के पास जानबूझ के ये सब चीजें होती हैं कि उनके पास आइडियाज नहीं है? रमेश बिधूड़ी को उन्होंने राजस्थान में अपना पोस्टर बॉय जैसे उनको उतारा है, और वो उनका मुख्य प्रचारक भी हो गए हैं, और वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। मतलब ये निर्लजता है या ओवर कॉन्फिडेंस है, या बीजेपी इसी तरह से करके वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है? देखिए, जब नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, नवीन कुमार के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उस कार्रवाई के पीछे कारण ये था कि मध्य पूर्व से बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। उन्होंने सीधे सीधे मोहम्मद साहब के खिलाफ बोल दिया था। अब इन्होंने क्या किया है, बिधूड़ी साहब ने तो एक कांग्रेस, एक बसपा के सांसद, मुसलमान सांसद को गरियाया है उन्होंने, उनके खिलाफ गाली गलौज की है। मोहम्मद साहब के खिलाफ तो गाली गलौज की नहीं, और इसलिए मध्य पूर्व को दानिश अली की कोई चिंता नहीं है। अगर उस तरह की कार्रवाई अगर होती तो ये अभी तक बिधूड़ी साहब को निकाल दिया जाता पार्टी से। अगर मान लीजिए सऊदी अरब कुछ कह देता या संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से कोई कार्रवाई आ जाती तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। तो वो उस दबाव में कार्रवाई हुई थी, और उसी दबाव के कारण आज तक नूपुर शर्मा को और नवीन कुमार को रीइंस्टेट दोबारा पार्टी में स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए चूंकि इनके खिलाफ, इनको गाली देने से कोई विदेश नीति के ऊपर और दूसरे कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के प्रतिरोध की, नवीन जिंद और उसकी दानिश अली के पत्र की, और दानिश अली का ये कहना कि मैं लोकसभा इस्तीफा दे दूंगा, इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है। आप करते रहिए, केवल एक कारण बताओ, नोटिस जारी कर दिया गया है, बाकी अपना काम हो रहा है। भाजपा को इस बात की कोई चिंता नहीं कि आप क्या कहते हैं। नहीं, मैं इसी में एक छोटा सा प्रश्न और, जो हमारे धनखड़ साहब हैं, ये पिछले 1-2 महीने में 13 बार राजस्थान गए हैं अलग अलग उद्घाटन करने के मामले में, और वो इनडायरेक्टली सारे कुछ, मतलब वो राजनीतिक प्रेरित हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव से ही रिलेटेड है। बोला नहीं जा सकता है, लेकिन वो 13 बार गए हैं। नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। अशोक गहलोत ने खुद कहा भी है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इतना ज्यादा राजस्थान आ रहे हैं, मेहरबानी बनाए रखें। ये उनका अशोक गहलोत ने कहा है कि वो हम उसके ऊपर मेहरबानी बनाए रखते हैं। तो देखिए, धनखड़ साहब तो क्यों बनाए गए उपराष्ट्रपति, वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पर क्या करते थे, ये सब बातें कोई छिपी हुई नहीं है। राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर उनकी क्या भूमिका है, किस तरीके से वो विपक्ष के सांसदों से पेश आते हैं, भाजपा के लोगों को किस तरह से उनकी तरफ से तरजीह मिलती है, ये सब चीजें छिपी हुई नहीं है। धीरे धीरे करके जो उपराष्ट्रपति पद की जो संस्था है, उस संस्था की क्या स्थिति हो रही है, ये सब हम लोगों के सामने स्पष्ट है। जी जी जी। मैं एक चीज और समझना चाहूंगा प्रोफेसर साहब, कल रात में आम आदमी पार्टी का वक्तव्य आया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इसमें से कहीं भी बाहर आ जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव साहब अभी 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश जाते हैं, वहां 6-7 सीट तो अनाउंस करते ही हैं, और ये भी अनाउंस करते हैं कि हम 200 सीटों पे लड़ेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि, मतलब ये ऑफिशियली कोई नहीं बोल रहा है कि भाई ये जो हमारा इंडिया गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव कर्नाटक में भी समाजवादी पार्टी गई थी, 2 कैंडिडेट लड़े थे, एक जगह 54 वोट, एक जगह 85 वोट। उत्तराखंड में भी लड़े थे 560 या 70 वोट। इसका पर्पस क्या है? क्योंकि ये क्यों अखिलेश यादव, मैं शुरू से ही कहता रहा हूं, मैंने पब्लिक इंडिया के मंच पे भी इस बात को एकाधिक बार कहा है कि जब तक विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाएंगे, यानी नवंबर के पहले हफ्ते तक, जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा तब तक इस तरह की दिक्कतें सामने आती रहेंगी। तब तक इस प्रकार के लोकसभा की चुनाव की राजनीति और विधानसभा चुनाव की राजनीति आपस में टकराती रहेगी। मीडिया भी ये सवाल उठाएगा और विपक्ष की एकता के जो
हमदर्द लोग हैं, उनके दिमाग में भी सवाल होगा कि ये सब क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी भी इन राज्यों में चुनाव लड़ रही है, वो भी अपने उम्मीदवार सब जगह खड़ा कर रही है। तो भारत राष्ट्र समिति के मुकाबले कांग्रेस बहुत जम के चुनाव लड़ रही है, और क्या क्या उनको भ्रष्ट वष्ट सब बोल, राहुल गांधी वहां बोल के आए हैं। तो ये सारा का सारा जब तक जैसे ही विधानसभा चुनाव की राजनीति खत्म होगी, केवल लोकसभा चुनाव सामने रह जाएगा, आप देखिए ये सारे जो मतभेद और ये सब दिखाई पड़ रहा है, ये हवा में गायब हो जाएंगे, लोगों को याद भी नहीं रहेगा ये। जी जी, क्योंकि नवंबर के बाद में बहुत लंबा अरसा होगा। नवंबर के बाद पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 5 महीने होंगे, और इन 5 महीने में बिल्कुल लोकसभा विपक्ष की एकता जो है स्पष्ट होकर सामने आ जाएगी। अब हर आदमी जो कि विधानसभा चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है, हर पार्टी, हर नेता, और साथ में ये भी कहता है कि हम INDIA के मजबूती से उसके साथ हैं। भाई अखिलेश यादव ने और तेजस्वी यादव ने ये भी तो कहा है साथ में कि हम किसी को सीटें देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे की लड़ाई, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए इसमें हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे इससे एकता गड़बड़ा है। जी प्रो साहब, अगला प्रश्न मैं इसलिए मैं व्यक्तिगत समझ के लिए आपसे पूछ रहा हूं। अभी कनाडा और इंडिया के बीच एक खराब झगड़ा हुआ, और खराब झगड़ा ये हुआ कि साफ दिखाई दिया कि G7, G20, नाटो के सारे देश कनाडा के साथ दिखाई दिए, अमेरिका कनाडा के साथ दिखाई दिया, 5 जो बड़े देश हैं ऑस्ट्रेलिया, UK, ये सब कनाडा के साथ दिखाई दिए। मामला कुल इतना था कि कनाडा में खालिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उनको कनाडा अपनी धरती पे उनको अपनी बात कहने का अवसर देता है, जिसके लिए हिंदुस्तान को सख्त आपत्ति है। मैं 2 चीजें इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। पहली चीज, एक तो बीजेपी का नेतृत्व ये पेंट करने की कोशिश करता है कि सारे सिख खालिस्तानी, जैसे सारे मुसलमान पाकिस्तानी, वो इस तरह का एक बनाते हैं पोलराइज करने के लिए। लेकिन मैं साथ में एक चीज और आपसे पूछूं, मेरी याद में और मेरी नॉलेज में, मैं उसको करीब से देखा हूं, जब नेपाल का ये सब चल रहा था मामला, तो नेपाली कांग्रेस वाले बनारस में बैठ के कोइराला साहब ये सब लोग कर रहे थे, भारत सरकार को मानिए चाहे ना मानिए। बांग्लादेश का आंदोलन यहां से चला, बर्मा का आंदोलन जौहर साहब के घर में वो लोग रहते थे और बर्मा का आंदोलन पूरी तरह से वो होता था। तिब्बत का आंदोलन आज भी चल रहा है। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं ये बात कि ठीक है खालिस्तानी वो है और नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हमारे यहाँ अगर ये कोई गैर कानूनी काम करेंगे, कोई हिंसा करेंगे, तो हम अपना लॉ है हम उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन राइट ऑफ एक्सप्रेशन इनका है। मैं थोड़ा इस पे आपसे एक क्लैरिटी चाहता हूँ। देखिए, ये कनाडा में आज से नहीं हो रहा है, ये कनाडा में बहुत दिनों से हो रहा है। अच्छा, अब मोदी जी की समस्या ये है कि उनको राष्ट्रवाद भड़काने के लिए मुद्दे चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि ट्रुडो ने पहली बार किया है, ट्रुडो के पिताजी भी यही करते थे, सीनियर ट्रुडो थे, वो भी यही करते थे, हमेशा से ये होता आया है। अमेरिका के अंदर भी सिख डायस्पोरा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिख डायस्पोरा है, ब्रिटेन में भी सिख डायस्पोरा है, उसके भी खालिस्तानी और अलगाववादियों से संबंध है। अरे राहुल गांधी, नहीं राहुल गांधी गए थे तो वहां डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे सब झंडा लेके, अगर याद हो तो। एक बार जब कहीं इस तरह का अलगाववाद शुरू हो जाता है, जिसके अंदर बड़े पैमाने पर 10-20 साल, 10-15 साल तक हिंसा हुई हो, बहुत लोग मारे गए हों, ये सब हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो खत्म नहीं होता। वो कुछ छोटे रूप में ही सही, वो अपने पास 5 लोग खड़े हुए हैं, वो नारे लगा रहे हैं भारतीय हाई कमीशन के सामने, उसका टीवी का नजारा बन रहा है, इससे ये तो मान लेना कि उनका बड़ा भारी प्रभाव है, ये ठीक नहीं है। जब से टीवी आ गया है तब से पहले जो 50,000 लोग जमा करना पड़ते थे रैली करने के लिए, तब नजारा बनता था, अब तो 5 से लेकर 50 लोग हों उतना बहुत है, उतने में आपको टीवी पे आपकी खबर आ जाएगी। और उसके बाद में फिर यहाँ टीवी को भी अपना चलाना है, तो वो भी वैसे लोगों को ऑन एयर जुड़वा लेता है अपने, और उनको सब पूरा पंजाबी कम हिंदी में मिला के जो है वो भी एक अलगाववादी बयान देते हैं। साथ में जो एंकर होता है वो उनको छीलता रहता है, और इस तरह से पूरा का पूरा 1 घंटे का बढ़िया आकर्षक कार्यक्रम बनता है, इससे TRP निकलती है। तो ये पूरा का पूरा खेल है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मोदी जी की समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए जीताऊ मुद्दा कौन सा होगा, जिताऊ नारा कौन सा होगा मोदी जी के सामने। तो वो इसलिए बहुत सारी चीजों को टटोल रहे हैं, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ ऐसा हो जाए जिससे एकदम फिर से बालाकोट स्ट्राइक जैसा एक उग्र राष्ट्रवादी जो है वो पूरा मामला बन जाए। तो ये सब वो लोगों के सामने भारत के असली रक्षक वो ही हैं, इस प्रकार की छवि प्रोजेक्ट कर सकें। इन सब चीजों की तैयारी हो रही, मुझे इस परिप्रेक्ष्य में रख के हम लोगों को इस सबको देखना चाहिए। जी साहब, एक चीज और, एनडीए में अभी AIADMK ने उनका साथ छोड़ा, और सबसे बड़े मतलब मुझे ताज्जुब हुआ जब छोड़ा तो उनके ऑफिस में
तमिलनाडु में ढोल नगाड़े के साथ लोकल, मतलब जो लोकल कार्यकर्ता था, हाँ, उन्होंने नगाड़े बजाए, पटाखे छोड़े। और इधर शिरोमणि अकाली दल भी, जैसा मुझे अब लग रहा है कि अब शायद एनडीए के साथ आना उसका, मुझे करीब करीब मतलब उसकी संभावनाएं बहुत कम है। मैं इस चीज पे भी कहूंगा एनडीए तो केवल बीजेपी रह गया है, बीजेपी के अलावा कोई। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक है। हम लोग पहले भी इस बात को रेखांकित कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई कुछ खास रह नहीं गया है उसमें एनडीए में। वो पुराना वाला एनडीए ये है नहीं। इसमें तो मोदी जी आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग जिस तरह संबोधित करते हैं उस तरह एनडीए की मीटिंग को संबोधित करते हैं, वो चले जाते हैं, बाकी सब लोग चुपचाप सुनते रहते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने वो वक्तव्य क्यों दिया था, जिसके ऊपर सनातन वाला वक्तव्य, इसके ऊपर इतना हंगामा हुआ। वो वक्तव्य दरअसल अन्ना द्रमुक को संबोधित था। उस वक्तव्य के देने के 2-3 दिन बाद ही उन्होंने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि बताइए आप क्या, आपका ख्याल क्या है, आप अपना स्टैंड साफ कीजिए। तो अब वो एनडीए के अंदर थे और एनडीए वाले यहाँ सनातन का तराना गा रहे थे, ऐसे में उनको अलग होना ही पड़ा उनसे। देखिए, ये उदयनिधि स्टालिन जो चाहते थे वो उन्होंने, या अन्ना द्रमुक पार्टी का, स्टालिन की पार्टी जो चाहती थी, उन्होंने उस वक्तव्य को देकर स्थानीय राजनीति में हासिल कर दिया। उन्होंने एनडीए को तोड़ दिया वहां पर, और अन्ना द्रमुक उससे अलग हो गई। अन्ना द्रमुक का भी अपना संकट है। जयललिता के बाद उनके पास उस स्तर का कोई नेता नहीं है जो पूरे तमिलनाडु को प्रभावित कर सके। तो वो लोग बहुत फूक कदम रख रहे हैं। हो सकता है जयललिता होती तो वो इस निर्णय को लेने से पहले सोचती और कुछ वो और पेशबंदी करती, वो मोदी जी को फोन करके कहती हैं कि ये सब जो आप सनातन अनातन कर रहे हैं जरा इसको रोकिए। जिस तरीके से INDIA वाले चिंतित थे ना, उन्होंने कहा स्टालिन को कि भाई ये वक्तव्य कैसा दिया जा रहा है, इससे हम लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे। उस तरह जयललिता भी उस भाजपा से कह सकती थी, लेकिन चूंकि जयललिता है नहीं और उन लोगों का भाजपा के साथ ऐसा कुछ, वो अब देखिए भाजपा चिंतित है। उसने एक कमेटी बनाया, उससे पूछा है कि बताइए उन कारणों के बारे में, बताइए क्यों AIADMK हमको छोड़ के चली गई। और ये भी कहा है कि हो सकता है आगे भविष्य में फिर से हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि तमिलनाडु में अब इनके पास कुछ नहीं बचा। अगर अकाली दल इनके साथ नहीं आता है तो पंजाब में भी ये 0-0 है। पंजाब में जो इन भाजपा के वोट हैं, जो शहरी हिंदू व्यापारियों के वोट हैं, वो वोट या तो फिर कांग्रेस में जाएंगे या आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वो समझौता हो गया तो वहां पर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अकाली दल हो सकता है 1-2 सीटें कहीं जीत जाए, बाकी सब ये लोग जीत लेंगे। जी, मैं साहब एक चलते चलते अंतिम प्रश्न, मुझे देख के अच्छा लगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं एक और कंपटीशन आ गया। मोदी जी भी अब एज अ यूट्यूबर उतर गए हैं। 2-3 दिन पहले वो कॉल कर रहे थे कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि 2 चीजें मुझे लगती हैं। एक तो मोर दी यूट्यूबर बेटर इट इज, मतलब सोशल मीडिया के लिए। दूसरा, जब मोदी जी को इसमें उतरना पड़ा तो कहीं ना कहीं ये संदेश भी जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसको लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, उसकी विश्वसनीयता कम हो रही है, उसकी रेंज कम हो रही है, और शायद दर्शक अब इधर इसको ज्यादा क्रेडिबल मान रहा है। मैं इस पे एक छोटा वक्तव्य करके खत्म। नहीं, हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन मैं ये मानता हूं, मैं आपकी बात की सच्चाई से इनकार नहीं कर रहा हूं। एक सच्चाई का एक पहलू आपकी बात में है, लेकिन मैं ये भी बात मानता हूं कि मोदी जी में एक खूबी है कि वो हर तरह का, हर प्रचार के हर माध्यम का इस्तेमाल अपने पक्ष में करना चाहते हैं। और इस खूबी का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वो रेडियो तक का इस्तेमाल बड़ी कुशलता से उन्होंने पिछले 10 साल में किया। और उसमें जो मन की बात में मोदी जी जो छवि अपनी प्रोजेक्ट करते हैं, वो उस तरह के राजनेता की नहीं है जो मारधाड़ वाली बातें करता है। वो एक ऐसे आपके परिवार का कोई सलाहकार है, वो इस तरह से मतलब वहां पे सामने आते हैं। तो उससे मोदी जी उस अपने श्रोताओं से एक आत्मीय संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं मन की बात में। और ये एक, तो उन्होंने सोचा होगा मोदी जी ने कि भाई क्यों ना मैं एक चैनल चालू कर दूं, मैं अगर उसमें 10 मिनट का, 15 मिनट का कोई वक्तव्य दूंगा, 20 मिनट का वक्तव्य दूंगा कोई, तो उसमें लाखों लोग देखेंगे, सुनेंगे जरूर। जाहिर है बहुत बड़े पैमाने पर उनकी फॉलोइंग होगी और उससे कुल मिला के उन्हें फायदा ही होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब चर्चा में भाग लेने के लिए। थैंक्स सो मच।